आज हम पढ़ेंगे ठोस बेलनाकार तार का कारण मैग्नेटिक फील्ड। एक बेलनाकार तार जो ठोस है पूरी तरह अंदर से और बहुत ही लंबी है, सीधी लंबी ठोस बेलनाकार तार का कारण उसके कारण अलग अलग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम 3 केस लेंगे, केस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले बनाते हैं डायग्राम। ये बहुत ही लंबी तार है, इसको हम डैश डैश कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो है क्या है, कैपिटल आर। इसमें जो धारा फ्लो कर रहा है वो है स्मॉल आई। इसमें हम लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट क्या कहता है कि आप एक पॉइंट लीजिए जो कि बेलनाकार तार से बाहर हो, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो है क्या, स्मॉल आर। अब बोला है कि इस पॉइंट पी पर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और यदि इस बेलनाकार तार जो बहुत ही लंबा है, ठोस है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, ठीक है। तो एम्पियर का यानी कि यहाँ पर हम जो कंडीशन लेंगे वो क्या है कि मेरा स्मॉल आर बड़ा है, ग्रेटर देन किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथ के नियम से, एम्पियर के परिपथि नियम से, एम्पियर ने क्या कहा था कि एक अगर कोई धारावाही तार सीधी है, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, रिंग टाइप का, वृत्ताकार। वो कैसे फाइंड करना है, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि आप इस फार्मूले के हेल्प से बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट समेसन ऑफ आई के हेल्प से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है कितना। इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। इसके चारों ओर एक रिंग बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर ये मार्कर ठोस बेलनाकार टाइप का है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड रिंग टाइप में ऐसे घूम रहा है। कैसे, इस टाइप में, ऐसे, ये ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से ये मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहता है। वही रिंग बनाने की कोशिश किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस पर हम अप्लाई करते हैं। हमको ये पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। उसको ब्रेक किया जाए तो क्या मिलेगा, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन ऑफ आई। अब बात करते हैं थीटा। थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच का कोण है, बी और डी एल के बीच का एंगल है। यदि हम मैग्नेटिक तार, एक धारावाही तार है, उसके अगर ये सीधा फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूमेगा, ठीक। वो है मेरा बी, यानी ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है ये। डीएल क्या है, डीएल इसी चुंबकीय क्षेत्र पर एक छोटा सा लेंथ होता है डीएल, इसी मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेंगे ऐसे, डीएल बहुत छोटा चीज़। और हमने लास्ट वीडियो में सब बता चुके हैं कि डीएल कुछ और नहीं, इस वृत्ताकार जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर एक डीएल जो होता है, डीएल जब हम काउंट करते हैं तो वो गोलाकार ना होकर स्ट्रेट की तरफ व्यवहार करता है। जैसे ये अर्थ गोलाकार है पर हम लोग को लगता है ये समतल, क्यों, क्योंकि हम लोग धरती कंपेयर में बहुत छोटे हैं और बहुत छोटे चीज़ को गोलाकार नहीं दिखता है, समतल दिखता है। यानी कि जो ये डीएल है इस चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल के ऊपर, जो डीएल जो स्ट्रेट की तरफ व्यवहार कर रहा है, जब ये हम यहाँ की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच कितना कोण है, तो हम कहते हैं 0 डिग्री, क्योंकि इसके समानांतर है। ये 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180, ये हम लोगों को पता है, वीडियो बता चुके हैं हम ये सब। यानी कि ये इसके समानांतर, हेड टू हेड अगर मैच कर रहा है तो हम कहते हैं समानांतर है। तो इसके बीच डीएल, बी और डीएल के बीच कितना कोण हो गया, 0 डिग्री, 0। और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसमें से कांस्टेंट चीज बाहर कर देते हैं। समाकलन का नियम है, जो भी कांस्टेंट होता है वो
सर इसके बाहर चला जाता है, बचा केवल क्या dl इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू नॉट समेसन ऑफ आई। ठीक है, अब बात करते हैं कि dl का समाकलन क्या होगा और समेसन ऑफ आई क्या होगा। पहले बात करते हैं dl का समाकलन। अगर मैं इस dl की लंबाई का समाकलन का मतलब हुआ कि समाकलन कहता है कि आप बताइए टोटल लेंथ कितना हो, तो dl इसके अंदर है, जो क्लोज लूप के अंदर है, जब समाकलन करेंगे तो ये मुझे पूरा लेंथ देगा। अब मुझे पता है कि वृत्ताकार तार का एक वृत्त का किनारों की लंबाई को परिधि बोलते हैं। अब परिधि लंबाई होती है 2 पाई आर, यानी इसकी लेंथ कितनी है इस बॉर्डर की 2 पाई आर। कौन सा आर? ये आर, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा ये बन जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेसन ऑफ आई। समेसन ऑफ आई हम एम्पियर जब पढ़ाए थे वीडियो में तो कहे थे कि जो वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं हम लोग, उसके अंदर टोटल धारा कितनी है, कुल धारा कितनी है। इस रिंग के अंदर ये मान लीजिए दोनों धारा ऊपर की ओर जा रही है, 2 तार हैं, तो बोलेंगे कि इसमें समेसन ऑफ आई कितना है। तो समेसन ऑफ आई ये कहता है, ये पूछता है कि बताइए रिंग के अंदर कुल धारा कितने हैं, 2। क्या एक ही दिशा में? हाँ, एक ही दिशा में जोड़ दीजिए। अगर अपोजिट होता तो प्लस माइनस लेते हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो 2, और उस 2 में आई से गुणा कर दिए, यानी समेसन ऑफ आई क्या हो गया 2i। अगर केवल एक है तो 1 इंटू आई हो गया केवल। तो इस रिंग के अंदर भले बेलनाकार ठोस है, कितनी धारा है? केवल 1, तो 1 इंटू आई क्या हो गया? आई दे दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल गया? म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर स्मॉल आर। ये हो गया केस फर्स्ट समाप्त। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2, जब मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक, कैसे? बोल रहा है कि मेरा पॉइंट उठकर इसके सरफेस पर ही आ जाए, यानी कि जो पॉइंट यहाँ P था, या सॉरी यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया नहीं, इसको दिखा दीजिए ऐसे, ये पॉइंट P था, जो यहाँ पर पॉइंट P जो था वो उठकर कहाँ चला आया है? इसके सरफेस पर। जो बेलनाकार तार का पॉइंट यहाँ था, सॉरी यहाँ था r दूरी पर, इसके सेंटर्स काउंट किए थे, वो अब ये इसके सरफेस पर ही आ गया है, इसके सरफेस पर आ गया है। तो बोल रहा है तब बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी कि इसके तार के सतह पर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सेम केस, इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन ऑफ i। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ dl क्रॉप कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। ऐसे ऐसे यहाँ समांतर जीरो एंगल, क्योंकि यहाँ बता चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, जब लेंथ r था तो फार्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर स्मॉल आर, ये आर लिए थे पॉइंट P वाला, और समेसन ऑफ आई क्या आया था? केवल आई, क्योंकि इस रिंग के अंदर एक ही तार था, इस रिंग के अंदर भी एक ही तार है, वो आई। ठीक है, इस रिंग के अंदर भी एक तार, इस रिंग के अंदर भी एक तार, समेसन ऑफ आई, तो यहाँ भी समेसन आई कितना हो जाएगा? 1 आई। dl कितना था वहाँ पर? ये इस रिंग की परिधि थी 2 पाई आर, हम इसकी रिंग लेंगे, ये रिंग, और ये रिंग कितना है? ये r और ये r क्या इक्वल है, यानी कि 2 पाई कैपिटल R। तो हम लिख देंगे इसी तरह, केस फर्स्ट की तरह क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, यानी कि ये डेरिवेशन एक ही तरह का है, तो हमने केवल r चेंज किया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। केस 2 लिखकर डायग्राम चाहे बनाइए चाहे ना बनाइए, लिखकर सिमिलरली इसी तरह करके आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे केस 3 की। अब बात करते हैं केस 3। ये इंटरेस्टिंग भी है, देखिए। इसका जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। बोल रहा कि जो पॉइंट आप ले रहे हैं वो इस बेलनाकार तार जो है, धारावाही तार, उसके अंदर चल जाइए, ये स्मॉल r। तो हम यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, रिंग बना देंगे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक, ये स्मॉल r आ गया, ये पॉइंट P हो गया।
बोल रहा है अब इस बार ये ठोस है। लास्ट वीडियो में ये खोखला था तो समेसन ऑफ आई 0 हो गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर था ही नहीं, पर ये अब क्या बन गया है, ठोस बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, केस थर्ड क्या है कि स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, ये एकदम क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे एम्पियर का परिपथ का नियम जानते हैं क्या है, क्लोज लूप का बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इनको ब्रेक करेंगे, फिर से वही केस कि यहाँ पर जब डी एल लेंगे हम तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को से ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री को मुझे दे देगा, यानी यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो हम ये बी बाहर कर देंगे, cos 0 डी एल मिलेगा मुझे म्यू नॉट। अब बात करते, सॉरी ये समेसन ऑफ आई था, समेसन ऑफ आई कितना होगा। खोखला होता तो हम कहते हैं इस रिंग के अंदर कोई भी धारा नहीं है, पर ये अगर ठोस है पूरी तरह से, यानी इसके अंदर भी एक वायर है, यानी इसके अंदर भी एक वायर व्यवहार कर रहा है एक गोलाकार में। इसको समेसन ऑफ आई को हम आई डैश मान लेते हैं, ठीक। और डीएल को ब्रेक करना हो तो डीएल क्या हो जाएगा, इस रिंग की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब बात करते हैं कि आई डैश कितनी है। आई डैश समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 रुपये का 10 टॉफ़ी, 5 रुपये का 10 टॉफ़ी। अगर मैं ये पूछूं बताइए 1 रुपये कितने टॉफ़ी, तो आप कहेंगे सर 2 आंसर आ गए, पर 2 आया कैसे। आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10/5, तब भी ये 2 ही आएगा, ठीक है। हमको पता है ये 2 आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन किए, पर एज ए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब मैं बोलूँगा 3 रुपये की कितनी टॉफ़ी, तो आप बोलोगे सर 6, पर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10/5 इंटू जो यहाँ लिखे हैं उसको ही यहाँ कॉपी कर दीजिए। इसका आंसर भी 6 से है, कैसे 5 2 टाइम्स 3 दूनी 6 यानी 6। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ इसको अप्लाई करेंगे अभी। अगर 5 रुपये की 10 टॉफ़ी थे 1 रुपये की, आप कहेंगे सर 2 आया कैसे, 10 डिवीजन में ये 5 चला गया है, 10/5 = 2, ठीक है। अब मैं बोलूँ 3 रुपये कितनी टॉफ़ी, आप कहेंगे 6 कैसे, 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10/5 यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ जो भी संख्या लिखी है उसको उसी से इंटू कर देंगे, जो भी संख्या लिखी है उसी से इंटू कर देंगे, तो मेरा आंसर फिर भी सही आएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, धारा कहते किसे हैं। अगर एक ठोस बेलनाकार तार है, एक ठोस अगर बेलनाकार तार है, थोड़ा कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा लोहे का एक तार है ठोस, अगर मैं उसके अंदर की बात करूँगा छोटे से एरिया का, तब भी वहाँ पर एक वायर का कंडक्टर रहेगा, चालक रहेगा। अब बोलेगा इसमें कितनी धारा जा रही है। अगर बड़े से सिलेंडर से धारा कुछ जा रही है तो छोटे से एरिया से कुछ कम ही जाएगी, छोटे से कम ही जाएगी, कितनी जाएगी। पर धारा कहते किसे हैं, 1 सेकेंड में, एकांक सेकेंड कहते हैं, 1 सेकेंड में किसी क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसी को धारा कहते हैं। यानी धारा कुछ और नहीं, इनके क्षेत्रफल से पर सेकंड जितना निकल रहा है उसे ही धारा कहते हैं। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर से, ऐसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितना है, आई, सॉरी बनाए नहीं थे हम, मुझे पता है इस पूरे एरिया से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, तो हम लिख दिए आई। अब बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितना हुआ। जैसे कहा थे हम 5 का 10 टॉपिक थे, एक होता है एकांक। आप इसको ही डिवीजन कर दो, जो भी लिखा है ये चीज़ डिवीजन में, जो भी लिखा है उसको डिवीजन में, यानी क्या हो जाएगा I/पाई/r²। ये एकांक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। जैसे 5 की 10 तो 1 की 10/5, ये एकांक हो गया, ठीक है। अब पूछ कितना रहे हैं कि छोटे से एरिया, ये छोटा सा एरिया जो है, छोटे से इस एरिया से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप कहेंगे, फिर पूछेंगे हम लोग पाई स्मॉल आर
पाई आर स्क्वायर से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, इसमें से प्रवाहित धारा को हमने आई डैश मान लिया है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे आई डैश इज इक्वल टू कितना, हमने बोला एकांक में निकल गया इतना आया। अब बोलेंगे जितने रुपए का पूछे हैं उसमें से ही उसका डायरेक्ट इनटू कर दें, जो भी लिखा है और जो पूछे हैं उसमें गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो भी लिखा है और जो पूछे हैं उसमें डायरेक्ट इनटू कर देंगे तो आंसर मेरा मिल जाएगा। आई अपान में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्मॉल स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो आई डैश की वैल्यू कितना आ गई, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपान में कैपिटल आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसको मिटा देता हूँ। तो b इंटू 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश जहाँ लिखा है वहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इस एक आर को ये क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो हम यहाँ क्या बचा, b इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपान में कैपिटल आर स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर अपान में 2 आर स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, b इंटू 2 पाई आर इसका था, जिसकी बात करेंगे उसकी ही परिधि लिखते हैं, dl लिखते हैं। dl हमने यहाँ क्रॉप किया है तो dl की लेंथ ये परिधि यहाँ ही लिखेंगे। आई डैश की वैल्यू हमने इससे फाइंड कर लिया समझाकर, तो आई डैश की वैल्यू डायरेक्ट कितना आया, आई अपान पाई स्क्वायर, इस कैपिटल स्मॉल का रेशियो से हमने आई डैश निकाल कर डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। जो भी लिखा है हमने यहाँ इसको यहाँ पर पुट कर दिया है। हमने एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया। ठीक, वजह क्या बचा यहाँ, सिंगल आर, म्यू नॉट आई आर अपान में 2 आर स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, तो क्या गया म्यू नॉट आई आर अपान 2 कैपिटल आर का स्क्वायर। इस तरह ये डेरिवेशन समाप्त हो गया।